हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट में। आज की इस वीडियो में हम आज एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक 12th क्लास फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। कूलाम के नियम का वेक्टर रूप, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ, यानी कूलाम के नियम का हम वेक्टर रूप देखेंगे। वेक्टर रूप में इसको निरूपण करेंगे, यानी कि इसका सदिश रूप में कूलाम के नियम को किस तरीके से लिखा जा सकता है उसको हम सीखेंगे इस वीडियो में। राइट, चलिए, तो इम्पोर्टेंट है और इसमें देखिए कुछ चीज़ें बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिएगा तो आपको ये बहुत ही प्यार से समझ में आ जाएगा और ऐसा समझ में आ जाएगा कि ज़िंदगी में कभी आप भूल नहीं पाओगे। राइट, तो सबसे पहले थोड़ा सा सीखते हैं हम। ये देखिए, इसको पढ़ने से पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो भौतिक राशि जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। यदि हम सदिश रूप की बात करें तो एक सदिश राशि यानी कि सदिश, और एक होती है आपकी अदिश। ठीक है, नॉर्मली हम और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक, आपका मूल राशि, व्युत्पन्न राशियाँ, पूरक राशियाँ, इनसे मतलब नहीं है। हम केवल इस टॉपिक को समझाएंगे सदिश रूप, तो हम बात करेंगे सदिश और अदिश की। सदिश क्या होता है? सदिश वे होते हैं, यानी वे राशियाँ सदिश कहलाती हैं जिनमें परिमाण मिलेगा और परिमाण के साथ क्या मिलेगा? परिमाण के साथ साथ दिशा भी मिलेगी। अदिश क्या होती है? इनमें केवल परिमाण मिलेगा, केवल परिमाण। ठीक, तो वे राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है उनको सदिश कहते हैं, और जिनमें केवल परिमाण होता है उनको हम अदिश राशियां कहते हैं। इतना समझ लिया आपने तो बस ये समझ में आ जाएगा। यानी कि जैसे कि, और नॉर्मली ये क्या है आपका? नॉर्मली मान लीजिए ए है तो ये आपका इसका परिमाण है ए, और ये लिख दिया तो इसका मतलब क्या है कि ये ए वेक्टर है। यानी कि ए वेक्टर का मतलब ये सदिश रूप है। कोई राशि है, भौतिक राशि ए है, तो इसका मतलब ए लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि ये परिमाण लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि ये सदिश ए वेक्टर लिखा हुआ है, यानी कि ये अपने आप में वेक्टर है। और इसमें क्या चीज़ मिलेगी? इसमें दो चीज़ें मिलेंगी आपकी, परिमाण और दिशा। परिमाण और दिशा दोनों होंगे इसमें। तो इसको कैसे निरूपण करते हैं? हमेशा हम परिमाण को तो हम इससे प्रदर्शित कर दिया, ये, या ए वेक्टर का मॉड। ए वेक्टर का मॉड मतलब क्या है? ए वेक्टर का परिमाण हो गया इनटू, और जो एक कैप जो लगा देते हैं ये आपकी क्या होती है? दिशा को प्रदर्शित करता है, एकांक सदिश। चलो, यहाँ से नहीं समझ पा रहे हो तो देखो मैं आपको एक और चीज़ समझाऊं कि जो एकांक सदिश जो होता है, ध्यान से समझ लेना। एकांक सदिश याद रख ले, या इसको वेरी इंपॉर्टेंट याद कर लीजिए प्रत्येक कंपटीशन के लिए। एकांक सदिश, एकांक जो सदिश होता है, जैसे कि मैं मान लेकर चल रहा हूँ एकांक सदिश, ये तो मैं कर ले रहा हूँ ए वेक्टर का, क्या पूछ रहा हूँ मैं? ए वेक्टर का एकांक सदिश, तो उसको हम ए कैप से प्रदर्शित करेंगे और इसका फॉर्मूला क्या होगा? ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉड। ठीक, या इस फॉर्मूले को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ए कैप बराबर ए वेक्टर अपॉन ए। ठीक, जहां लिख सकते हो, जहां ए वेक्टर का मॉड या ए सदिश ए वेक्टर का परिमाण है। मतलब क्या है कि ये जो ये लिख दिया, जैसे ये बी वेक्टर लिखा हुआ है, ठीक, और यहाँ पे बी वेक्टर का मॉड लिखा हुआ है या आपका बी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? ये बी वेक्टर सदिश बी वेक्टर है, और ये क्या है? सदिश बी वेक्टर का परिमाण। ये क्या है? बी लिखा हुआ है तो मतलब बी वेक्टर का परिमाण। ठीक, यदि ये सी लिखा हुआ है तो हम बोल देंगे कि ये क्या है? ये सी वेक्टर का परिमाण लिखा हुआ है। या हम इसको हम कैसा लिख सकते हैं? इसको हम सी वेक्टर का मॉड भी लिख सकते हैं। ये दोनों एक ही चीज है। ठीक है, मतलब क्या है? यदि यहाँ पे कोई x वेक्टर है तो हम पूछने लगेंगे कि x वेक्टर के परिमाण को किस चीज़ से रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप बोलोगे x वेक्टर के परिमाण को हम x से प्रदर्शित करेंगे, या हम x वेक्टर के मॉड से प्रदर्शित करेंगे। समझ में आ गई बात? चलिए, यहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि भैया एकांक सदिश ये होता है। देखिए, ये जो सदिश होता है ये सदिश का परिमाण होता है और ये दिशा होती है। एकांक वेक्टर क्या होता है? इसका परिमाण तो एक होता है, लेकिन एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक होता है उसको एकांक सदिश कहते हैं। और एकांक सदिश वेक्टर की दिशा को बताता है, सदिश की दिशा को प्रदर्शित करता है। केवल इसका काम क्या होता है? दिशा
दिशा को बताना, दिशा को बतलाएगा ये वाला सदिश। देखिए अब यदि हम यहाँ से ए वेक्टर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर की यदि हम वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो ए वेक्टर की इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगा ए इंटू ए कैप, या हम इसको कितना लिख सकते हैं ए वेक्टर का मॉड या ए कैप। तो देखिए यही चीज़ आ गई ना, आ गई, यही चीज़ आई ना आई। चलिए 1 मिनट, थोड़ा सा फ़ोन आ रहा है हमारा, 1 मिनट रुकिएगा। तो देखिए हम कहाँ पर थे, ए वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मॉड डॉट ए वेक्टर। ध्यान से समझ लेना, ये सदिश है, ये सदिश का परिमाण है और ये सदिश की दिशा है। तो हमेशा याद रखना किसी भी सदिश को उस सदिश के परिमाण इंटू उसकी दिशा से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि सदिश का हमने बताया सदिश में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, यानी सदिश बराबर परिमाण और दिशा। ये परिमाण हो गया, ये उसकी दिशा हो गई। ठीक, तो ये चीज़ बस आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए अब कूलम का नियम कितनी जल्दी खत्म होता है। देखो हम कूलम के नियम को पढ़ेंगे तो भाई अब आपको थोड़ा सा ये चीज़ पता होनी चाहिए कि देखिए कूलम का नियम होता क्या है बेसिकली। जैसे कि हमारे पास ये दो आवेश हैं Q1 और Q2, इन दोनों के बीच की दूरी R है। तो ये जो R दूरी है तो इनके बीच में जो वैद्युत बल लगता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R², ये था कूलम का नियम। तो ये जो वैल्यू है ना, तो ये बल का परिमाण है, केवल ये क्या है, परिमाण है। और ये हमें क्या लिखना है, इसका सदिश रूप लिखना है। और सदिश रूप में क्या चीज़ होती है, दिशा भी होती है। तो इसमें दिशा के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं है, ये केवल परिमाण है कि कितने न्यूटन, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन। तो 10 न्यूटन बल किस दिशा में लग रहा है ये नहीं पता, तो ये केवल परिमाण दिखा रहा है। दिशा के लिए हमें इसका सदिश रूप लिखना पड़ेगा। और सदिश रूप के लिए हम एक चित्र बनाएंगे छोटा सा, देखिएगा। दो हम वेक्टर ले रहे हैं, हमने एक वेक्टर ये ले लिया Q1 और एक वेक्टर हमने ये ले लिया Q2, ठीक। और इनके जो बीच की जो दूरी है, इनके जो बीच की दूरी है, चलो इनको अलग मानते हैं पहले, ठीक है। हमारे पास दो आवेश Q1 व Q2 हैं, जिनकी यहाँ से हम मान लीजिए ये देखेंगे, ये हमारे पास में एक सदिश है, यानी कि कोऑर्डिनेट एक्सिस है x और y, ये इसका ओरिजिन है O, ठीक है। हमारे पास दो आवेश Q1 व Q2 हैं, जिनकी मूल बिंदु से स्थिति कितनी है, जिनकी मूल बिंदु से स्थिति ये हमने मान ली R1 वेक्टर और ये हमने मान ली R2 वेक्टर, ठीक। ये हमने वेक्टर रूप में लिख दिया, ठीक है। तो हम लिख दी, इतनी थ्योरी हम लिख दे रहे, माना हमारे पास दो आवेश Q1 व Q2 हैं, जिनकी मूल बिंदु O से स्थिति R1 वेक्टर व R2 वेक्टर है। ये हमने मान लिया कि इसकी यहाँ R1 की जो Q1 की जो स्थिति है, यहाँ से कहीं ना कहीं से तो मापेंगे, हमने मान लिया कि ये यहाँ से इतनी दूरी पर है, ठीक है। चलिए अब ये हमारे पास में सदिश रूप की बात कर रहे हैं, इसलिए ये अब देखिएगा ध्यान से कि भाई अब हमारे पास दो कंडीशन बनेंगी, क्या कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालेंगे, ये दो वेक्टर हैं यहाँ पर आ रहे हैं, तो इन वेक्टरों का जो तीसरा वेक्टर है वो इनका परिणाम दिखाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी हम निकालेंगे। तो हमने मान लिया यदि मैं इस तरीके से निकालना चाह रहा हूँ, इस तरीके से ध्यान से समझ लेना, ये चीज़ निकालना चाह रहा हूँ तो ये अलग वेक्टर रहेगा। और एक यदि मैं इस तरीके से यहाँ से ये निकालना चाहूँ इसकी तरफ, तो ये अलग रहेगा, ठीक है। तो मैं देखिए ऊपर वाले वेक्टर को कैसे पढ़ेंगे, ये यहाँ से इधर की ओर जा रहा है, Q1 से Q2 की ओर जा रहा है, यानी R1 यहाँ पे ख़त्म है, ये R2 है, तो ये R1 से R2 की ओर तरफ जा रहा है। तो हमारा इसको क्या बोलेंगे, हम इसको क्या बोलेंगे, ध्यान से समझ लेना, इसको हम क्या बोलेंगे 2-1, इसको क्या बोलेंगे हम
2 1, क्योंकि ये R2 की ओर जा रहा है, ठीक। और ये वेक्टर किधर जा रहा है, ये वाला जो वेक्टर है, ये वाला जो वेक्टर है, ये वाला जो वेक्टर है, ये किसकी ओर जा रहा है, ये जा रहा है आपका 1 की ओर। तो R12, इसका मतलब ये हो गया कि ये आपका R1 की ओर जा रहा है, तो ये R1 सदिश हो गया, ये आपका R2 सदिश हो गया। लेकिन ये 2 1 और 1 2, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखिए यहाँ पे समझाता हूँ मैं आपका, ये मतलब क्या है। मतलब देखिएगा, ये R1 R2 R21 का मतलब है, देखिए R1 तो आप समझ रहे हो, R1 क्या है, यहाँ से स्थिति सदिश है, Q1 का स्थिति सदिश। तो यहाँ पे लिख देंगे R1 क्या है, देखिएगा ऐसे पहले तो लिख दो, R1 क्या है, R1 है आपका Q1 का स्थिति सदिश, O के सापेक्ष, Q1 का मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश। देखिए ये R1 क्या है, ये R1 वेक्टर क्या है, R1 वेक्टर है आपका, ये जो आवेश Q1 है इसकी स्थिति को बता रहा है। कहाँ से स्थिति मापी गई है, O से, तो O1 के सापेक्ष Q1 की स्थिति सदिश है ये। ऐसे ही R2 क्या है आपका, R2 वेक्टर क्या है, R2 वेक्टर लिखोगे Q2 का मूल बिंदु के सापेक्ष, मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश, ठीक है। ये R2 क्या है, Q2 का स्थिति सदिश, किसके सापेक्ष, मूल बिंदु O के सापेक्ष, तो Q2 का स्थिति सदिश, ठीक। चलिए अब R21 वेक्टर क्या है, R21 वेक्टर ध्यान से समझिएगा, R21 वेक्टर क्या है, R21 वेक्टर है कि Q, यहां से देखिए Q2, R2 यानी Q2, तो यहां पे लिखेंगे हम Q2 का स्थिति सदिश Q1 के सापेक्ष। देखिए Q2 का स्थिति सदिश, यानी ये इस तरीके से स्थिति सदिश है, देखिए ये इस तरीके से लिखा हुआ है, यहाँ पे Q1 है, ये आपका यहाँ पर आपका Q2 है, इस तरीके से है एक। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, ये R2 की तरफ इसका मुंह है, R2 और 1 से ये स्टार्ट हुआ है, तो हम इसको बोलेंगे कि ये Q2 का स्थिति सदिश, जो पहला वाला है इसको पढ़ेंगे, Q2 का स्थिति सदिश है R1 के सापेक्ष, यानी कि R से मापा गया है। जैसे कि ये वाला, ये R1 कहाँ से मापा गया है, ये Q1 का स्थिति सदिश इस तरीके से है, तो ये O से मापा गया है। और ये वाला कहाँ से मापेंगे हम, Q1 से मापेंगे, Q1 से Q2, तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे हम Q2 का स्थिति सदिश, Q2 का स्थिति सदिश Q1 के सापेक्ष, Q1 के सापेक्ष, ठीक। चलिएगा ये समझ में आ गई बात, यहाँ तक समझ में आ गई। अब यहाँ से ही आपका ये चीज़ निकाल दीजिएगा, Q21 डैश क्या हो जाएगा, देखिए चलो पहले Q2 निकाल लो, R12 क्या हो जाएगा, Q1, देखिए 1 2, यहाँ से 1 पहले की ओर, तो Q1 का स्थिति सदिश, Q1 का स्थिति सदिश Q2 के सापेक्ष। देखिए ये यहाँ पर Q1 था और यहाँ पे आपका ये यहाँ पे Q2। अब हमने क्या माना, इधर की ओर इसका मुंह कर दिया ये वाला, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसकी ओर जा रहा है, यानी कि ये पहले आवेश की तरफ जा रहा है। कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 2 से, तो Q1 का स्थिति सदिश Q2 के सापेक्ष, तो Q2 के सापेक्ष Q1 का स्थिति सदिश ये बन गया, ठीक। चलिए तो ये दोनों समझ में आ गए। अब देखिएगा, अब एक चीज़ और समझो, अब आप जानते हो, क्या जानते हो कि भैया इस Q2 के कारण तो इस पर एक बल लगेगा, ये बल लगेगा, इस पर एक बल लगेगा, तो ये बल इधर इसकी ओर लगेगा, ठीक। इसकी ओर एक बल, ये आवेश था, तो इस आवेश पर एक बल लगेगा F1,
कौन सा बल लगेगा, F1। भाई Q1 आवेश पर एक बल लगेगा F1 और Q2 आवेश जो है Q2 इस पर एक बल लगेगा। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम कि F2। ये एक बल लग रहा है, इसको बोलेंगे हम F2। ठीक, देखिएगा ये Q1 पर लगने वाला बल F1 और Q2 पर लगने वाला बल F2। ठीक, ध्यान से समझना, Q1 पर लगने वाला बल F1, Q2 पर लगने वाला बल F2। तो ये जो Q1 पर जो बल लग रहा है F1, ये इस आवेश पर जो बल लग रहा है, तो ये कौन से आवेश के कारण लग रहा है, इस आवेश के कारण। तो ये दूसरे आवेश के कारण लग रहा है इस पर। और इस Q2 पर जो बल लग रहा है F2, ये किसके कारण लग रहा है, Q1 के कारण। तो ये Q1 लिख दिया इस तरीके से। समझ में आ गई बात। तो इसको ये वेक्टर रूप बना दे रहे हैं, ये वेक्टर हमने लगा दिया, क्यों, इसकी दिशा। ठीक, तो अब देखिएगा, तो अब लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे कि Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला वैद्युत बल क्या हो जाएगा, F। देखिएगा Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल F12 वेक्टर बराबर, चलो नई लाइन से लिख दे रहे हैं, F12 वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन0 Q1 Q2 अपॉन, देखिएगा ध्यान से, हमने क्या कही है, Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल। तो यहां पर नॉर्मली यदि होता, नॉर्मली बल निकालते तो R का स्क्वायर कर देते, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, तो हम कौन सा लेंगे, Q2 से Q1 की ओर जो सदिश है वो वाला सदिश लेंगे। यानी कि हम F12 निकाल रहे हैं तो R12 का ही स्क्वायर लेंगे, R12 का स्क्वायर ही लेंगे। समझ में आ गई बात। तो दूरी कौन सी लेंगे, 1 से 2 की ओर, यानी कि ये वाला, ये 2 से 1 की ओर, 2 से 1 की ओर, इसको वो उल्टा पढ़ेंगे, 2 से 1 की ओर, यानी कि ये वाली दिशा लेंगे। ठीक, चलिएगा, समझ में आई बात, नहीं आई। अब ध्यान से सुनो, अब ये आपका ये दूरी आपने कौन सी ली है, ये हमने वेक्टर बनाया है। याद हो तो हमारे पास क्या था, ए वेक्टर बराबर क्या होता था, ए वेक्टर का मॉड इंटू ए कैप, ये होता था। या ए वेक्टर बराबर क्या लिखते थे, ए इंटू ए कैप लिखते थे। उसी तरीके से ये वेक्टर बन रहा है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका परिमाण हो गया। ये क्या था, ये आपका परिमाण था, ये परिमाण था, और परिमाण के साथ में आपको क्या चीज़ थी, दिशा की भी मल्टीप्लाई करनी थी। तो यहाँ पर दिशा क्या होगी, यहाँ पर दिशा होगी R12 का कैप, क्योंकि ये दूरी है तो इसी की दिशा। क्यों है दिशा, देखिएगा, आपको पता है कि ये Q2 के कारण जो Q1 पर जो बल लग रहा है, तो उसकी दिशा किधर है, इसकी ओर है, इसकी ओर। ठीक, इसकी ओर जा रही है, तो मतलब क्या होगी, दिशा 1 की ओर, यानी कि पहले आवेश की ओर, दूसरे के कारण पहले आवेश की ओर दिशा इधर की ओर जा रही है, तो क्या हो जाएगी 1 2। दिशा किधर आ रही है, 1 2। देखिए 1 2 इधर जा रहा है ना, वेक्टर किधर जा रहा है, ये वाला वेक्टर जा रहा है आपका ऊपर की ओर, तो इधर की ओर इसकी दिशा हो गई। ठीक, चलिएगा, समझ में आ गई बात। पहली चीज ऐसे ही अब लिख देंगे हम Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला वैद्युत बल क्या हो जाएगा, F21। देखिए Q1 के कारण Q2 पर F21, तो वही चीज लिखेंगे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कौन सा लिया जाएगा, अब ये वेक्टर किसकी ओर लिया जाएगा, अब ये वाला वेक्टर लिया जाएगा इसकी ओर, इस तरीके से। तो ये वाला वेक्टर किसकी है, 2 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 1 का स्क्वायर, साथ में इसकी दिशा भी आ जाएगी, तो R21 का कैप। ठीक, R21 का कैप ये आ गया। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक, चलिएगा, अब आपको दिखाई दे रहा है, हमने क्या बताई थी कि ये देखिए जितना ये वेक्टर है, यानी कि ये देखिए ध्यान से, आपको दिखाई दे रहा है कि जितना R12 वेक्टर है उतना ही R21 वेक्टर है। ठीक, यहाँ पे लिख देंगे वी नो
दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हो आप, जितना, ये देखिए भाई Q1 से Q2 की जितनी दूरी होगी उतनी ही Q2 से Q1 की दूरी होगी, यानी इन दोनों के बीच की दूरी बराबर है। लेकिन एक दूरी हम इधर से इसकी ओर माप रहे हैं, दूसरी दूरी इससे इसकी ओर माप रहे हैं। तो मतलब क्या है कि ये दोनों जो दूरियां हैं ये दोनों बराबर हैं। जब दूरियां आपस में बराबर हैं, ये वेक्टर बराबर हैं, लेकिन इनकी दिशा विपरीत है। इनकी दिशा क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। तो इसका मतलब ये हो गया, ये चीज, ये दोनों एक दूसरे के तो माइनस लग जाएगा। जब जो दो सदिश जो परिमाण में बराबर परंतु दिशा में विपरीत होते हैं, एक की दिशा ऊपर एक की दिशा नीचे, तो उन दोनों को बराबर तो रखेंगे लेकिन एक माइनस आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया R12 का कैप बराबर -21 का कैप। इस तरीके से समझ पा रहे हो बात को, ये चीज़ माइनस आ जाएगा। जब ये चीज़ है तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर ये वैल्यू रखेंगे तो आपको दिखाई देगा, किसी भी समीकरण में आप रख दीजिए तो इससे ये हो जाएगा आपका कि ये वाली वैल्यू, देखिएगा ये वाली वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो कुल मिला के बात ये है कि समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, 2 से आपको दिखाई देगा कि F12 वेक्टर बराबर F21 वेक्टर, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस। देखिएगा कैसे, इसकी वैल्यू इतनी है, R12 का कैप, R12 का कैप, यहाँ पे 21 का कैप है। तो इस 21 के कैप की जगह पे, जैसे कि ये है F21 वेक्टर बराबर, देखिएगा यहाँ पर ये दूसरी वाली समीकरण को आप कैसा लिखना चाहोगे, देखिए ये दूसरी वाली समीकरण है, इससे आगे एक समीकरण और लिख देना कि 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर, ठीक, R12 का स्क्वायर इंटू, ये देखिएगा ये क्या है R21, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 12 का कैप। देखिए ये 12 का कैप है, यहाँ पर भी मैंने 12 का कैप लिख दिया। क्यों, R12 का कैप बराबर है माइनस ये चीज़, तो इसका मतलब ये है कि ये चीज़ यहाँ पे भी तो लग सकती है। कुल मिला के बात देखो, ध्यान से समझो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। देखो चलो एक चीज़ यहाँ से मैं मिटा दे रहा हूँ, आपको ये समझ, अब एक बार फिर से समझ लो। अब हमने क्या लिखा था, अब ये भी हमने क्या समझाया था, वी नो दैट हमने क्या बताया था कि R12 वेक्टर बराबर R21 वेक्टर, माइनस लग जाएगा केवल, ठीक है। दोनों वेक्टर बराबर हैं लेकिन दिशा विपरीत है, तो इसीलिए इनका एकांक सदिश हम निकालेंगे तो इसमें भी केवल माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब ध्यान से समझना जरा ये चीज़। अब यहाँ पर एक चीज़ और सीख लो भैया, जब इनका स्क्वायर करेंगे R12 का स्क्वायर करेंगे तो ये 21 का स्क्वायर ही आएगा, फिर माइनस नहीं आएगा। क्यों, यदि मैं कह रहा हूँ कि x बराबर ये माइनस का y है, जब मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो इसका माइनस y का यदि स्क्वायर करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, y स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। तो स्क्वायर जब हो जाता है तो फिर माइनस का कोई महत्व नहीं रहता, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करते हैं तो वो भी प्लस में आएगा। तो मतलब क्या है कि इस चीज़ का जब स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा। R12 का स्क्वायर बराबर R21 का स्क्वायर, जब स्क्वायर करते हैं तो ये वेक्टर भी हट जाएगा, क्योंकि वेक्टर को लगाओ या मत लगाओ, क्यों, क्योंकि जब ए वेक्टर का आप यदि स्क्वायर करते हो तो इसका मतलब यही है कि आपका ए स्क्वायर लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उस पर, ठीक है। समझ में आ गई बात। क्यों, क्योंकि आपको मैंने क्या बताया था, ए मॉड का मतलब ही ए बताया था। इसका मतलब क्या है कि ए वेक्टर का परिमाण है, तो ये भी तो ए वेक्टर का परिमाण है। इस मॉड का स्क्वायर है मतलब ए का स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर मतलब मॉड का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर, तो डायरेक्टली वही चीज़। तो इसलिए जब हम इसका वेक्टर का स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। चलिएगा, तो हमने ये लिख दिया। तो अब ये वाली वैल्यू हम इस समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, देखिएगा F12 वेक्टर बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन, देखिए R12 का स्क्वायर, तो इसकी जगह पे लिख दूंगा R21 का स्क्वायर इंटू R, ये देखिएगा ध्यान से, ये मैंने लिख दिया R12 की जगह पे 21 कैप लिख दूंगा, लेकिन माइनस, तो माइनस को मैं कहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसके साथ में माइनस आएगा तो इस वाले माइनस को मैं इसके पीछे लिख दे रहा हूँ। कहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे, ये F12 वेक्टर बराबर माइनस यहाँ पे लिख दिया मैंने, ठीक, माइनस यहाँ पे लिख दिया। दिखाई दे रहा है, एक बार चेक कर लेता हूँ। चलिए दिखाई दे रहा है माइनस, ठीक है। ये चीज़ दिखाई दे गई आपकी।
अब देखिएगा, इसको समीकरण 3 मान लो तो आपको दिखाई देगा समीकरण, अब देखो जरा इसी को देख लो यहाँ से, ये समीकरण 3, इस समीकरण 3 को ही आगे चलो, समीकरण 3 व समीकरण 3 व 1 से, समीकरण 1 से, तो F12 वेक्टर बराबर, देखिए जरा ध्यान से, समीकरण 3 और समीकरण 2 से, समीकरण 3 व समीकरण 2 से देखो, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर 2 1, तो ये वाली पूरी की पूरी वैल्यू कितने की है, ये तो माइनस ये आ गया और ये है वैल्यू पूरी की पूरी 2 1 वेक्टर की। तो यहाँ से आपको क्या पता चल गया, अभी क्या हुआ था कि वीडियो बंद हो गई थी और हम करते चले गए, वो अच्छा है कि लास्ट में आके बंद हुई है। तो यहाँ से आपको क्या पता चला था, यहाँ तक तो अभी आपको समझ में आ गया था कि F12 वेक्टर बराबर F21 वेक्टर माइनस, तो मतलब क्या है कि पहले आवेश पर लगने वाला बल दूसरे आवेश पर लगने वाले बल के बराबर है लेकिन दिशा विपरीत है। वैसे भी आपको पता चल रही है कि इस वाले पर Q1 पर आवेश पर जो बल लग रहा है उसकी दिशा इधर है और इस पर लगने वाले बल की दिशा इधर है, दोनों की दिशा विपरीत है। और आपको क्या है, इससे जो इस पर जो बल लग रहा है वो और इस पर जो बल लग रहा है, यानी इसके कारण Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल और Q2 के कारण Q1 पर लगने वाले बल, इन दोनों का मान तो बराबर है, यानी परिमाण बराबर है लेकिन दिशा विपरीत है। तो इसका मतलब क्या हुआ, न्यूटन का तृतीय नियम याद करो क्या था, एक वस्तु पर यदि हम किसी एक वस्तु पर बल लगाते हैं तो दूसरी वस्तु भी उतना ही बल हम पर विपरीत दिशा में लगाती है। यानी एक वस्तु यदि दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। इसी को हम न्यूटन का तृतीय नियम कहते हैं। ठीक, पहली वस्तु द्वारा लगाए गए बल को क्रिया और दूसरी वस्तु के द्वारा लगाए गए बल को प्रतिक्रिया कहते हैं। तो वही चीज़, तो यहाँ से भी हमको क्या पता चला, कहते हैं कूलाम का नियम न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। देख लिए, कूलाम का नियम न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अभी भी कुछ भी डाउट बचता है तो आप कमेंट करना। एक बार मैं फिर से और समझा दूं कि देखिए, पहले आवेश पर लगने वाला बल यानी दूसरे आवेश के कारण पहले पर लगने वाला बल किसके बराबर है, दूसरे आवेश के, यानी पहले आवेश के कारण दूसरे पर लगने वाले बल के बराबर है, लेकिन माइनस मतलब दिशा विपरीत है। ठीक, दोनों के मान परिमाण बराबर परंतु दिशा विपरीत है, तो मतलब ये न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। यही है। अब आपसे एक चीज़ और समझ लो, ये क्या था, न्यूटन के नियम का सदिश रूप। तो न्यूटन के नियम का सदिश रूप यही है, देखो समीकरण ये 1 और ये जो समीकरण 2 है और ये जो समीकरण ये 3 है, ये वाली, तो यही आपके न्यूटन के तृतीय न्यूटन के नियम का यानी कूलाम के नियम का यही वेक्टर रूप है, यही वेक्टर रूप है बेटा। ठीक, वेक्टर रूप। और यदि बात की जाए तो वेक्टर रूप एग्जैक्टली यही है, यही वेक्टर रूप है। ये तो आगे थोड़ा करा दिया है। ठीक, कभी कभी आ जाता है कि सिद्ध करो कि कूलाम के नियम का सदिश रूप न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है, कूलाम का नियम न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक करना होगा। यदि सदिश रूप बोलता है, वेक्टर रूप का निरूपण कीजिए, केवल यहाँ तक लिख दोगे आप, काम खत्म। समझ में आई बात? बस यही है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और हाँ, यदि आप कभी भी इसमें ये पूछने लगे कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और इसकी 1 2 वेक्टर की क्या हो जाएगी, R1 माइनस R2 वेक्टर। इस तरीके से इनकी वेक्टर, ये तो कंपटीशन के लिए है कि ये यदि वैल्यू इस तरीके से दे रखी है तो इसकी वैल्यू कितनी इतनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू इतनी हो जाएगी, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। देखिए, अभी भी कोई भी डाउट बचता है तो आप कमेंट करना, मैं पूरी तरह से सॉल्यूशन इसका फिर से करा दूंगा। लेकिन ये बहुत ही इजी मेथड में मैंने कराया, बहुत ही आसान तरीके से कराया है। वीडियो बेशक लंबा बना है लेकिन हर चीज़ को आपको डिस्क्राइब किया, हर चीज़ को खुल के समझाया है। लेकिन फिर भी आपको कुछ भी डाउट बचता है तो आप कमेंट करना, मैं फिर से बता दूंगा। ठीक, मेरे पास में 8 से 10 तरीके हैं इसको सॉल्व कराने के, बशर्ते, क्योंकि मैं कई राइटरों की किताब पढ़ता हूँ तो कई राइटरों में अलग अलग दे रखा, मुझे ये अच्छा लगा, मैंने करा दिया। इसको मैं 5 से 7 मिनट की वीडियो बनाकर भी इसको पूरे को समाप्त करा सकता हूँ। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा पसंद करते हो। पर इसमें यह है कि इसमें हर चीज़ की मैंने थ्योरी लिखी है, हर चीज़ को बारीकी से डिस्क्राइब किया है, इसलिए ये आपके लिए ज़्यादा बेटर है। ठीक, फिर भी कोई कमेंट करना, और हाँ भाई, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। आपके लिए मतलब ये समय बहुत ही ज़्यादा पेचीदा चल रहा है मेरे लिए, और उसके हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं तो मतलब कुछ तो बात है।
फिर भी आप सपोर्ट नहीं करते। सपोर्ट किया करो ज़्यादा से ज़्यादा। मिलेंगे खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।